गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे हमारा अतीत भाग 2 क्लास 8 में भाग 2 जिसका पहला चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इसमें हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद अब आगे हमको पढ़ना है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। इसमें देखो हम क्या देखते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई तो वहाँ पे यूरोप में भारतीय कपड़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 18वीं सदी की शुरुआत तक वहाँ जो यूरोप में रहने वाले जो ऊन निर्माता और रेशम निर्माता थे वो लोग भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। आयात मीन्स होता है किसी दूसरे देश से वस्तुएं या सामान अपने देश में मंगाना, उसी को आयात यानी कि भारतीय कपड़ा दूसरे यूरोपीय देशों में जाता था तो वहाँ के जो निर्माता थे या वहाँ के जो व्यापारी थे तो भारतीय कपड़ों का विरोध करने लगे कि भारत से अपने यहाँ कपड़े ना लेके आए, क्योंकि इससे होता क्या था कि वहाँ का जो ऊन निर्माता रेशम निर्माता जो व्यापारी थे उनका उतनी अच्छे से सेलिंग नहीं हो पाती थी, बिक्री नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता था। उसके बाद इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। हुआ क्या कि जब वहाँ पे जो विरोध इतना ज़्यादा बढ़ा तो फिर 1720 में ब्रिटिश सरकार ने छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून बनाया। और देखो कानून क्या बनाया, कानून को और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। हमने पहले पढ़ लिया था कैलिको क्या है, काली कट से निकला हुआ एक शब्द था जिसको कैलिको बोला जाता था। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कैलिको अधिनियम क्या है या कैलिको क्या है तो आपको समझ जाना है कि काली कट से निकला हुआ एक शब्द था जिसको कैलिको कहा जाता था। और भारतीय कपड़ों के आयात को जो है प्रतिबंधित करने के लिए एक जो अधिनियम बनाया गया था उसको भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था, हमको इतना ध्यान रखना। उसके बाद उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ अब आपको हम समझा दें, यहाँ पे से कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो कि 18वीं सदी, तो 18वीं सदी का मीन्स 18वीं सदी का मीन्स आपका ये नहीं होगा कि आपका 18 से स्टार्ट होगा। 18वीं सदी का मीन्स हो जाएगा 1701 से स्टार्ट होके 1800 तक का, इस बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे 18वीं सदी या शताब्दी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सदी या शताब्दी, हमको ये ध्यान रखना है। जैसे 18वीं सदी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1701 से स्टार्ट होके 1800 तक के बीच का जो टाइम होगा वो हमारा 18वीं सदी कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। अब देखो हुआ क्या कि इंग्लैंड में जो नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी कि भारतीय कपड़े इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे कि लोग वहाँ पे अपने देश के कपड़े न खरीद के भारतीय कपड़ों का आयात बहुत ज़्यादा करते थे, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए वहाँ के जो व्यापारी चाहते थे कि भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए, उनके आयात को रोक दिया जाए। और आगे हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि उनको उनके आयात को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए कैलिको अधिनियम भी लाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कैलिको अधिनियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता देना है कि वहाँ पे भारतीय कपड़ों के आयात को रोकने के लिए कैलिको अधिनियम लाया गया था। फिर आगे इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने ऐसे कारखाने स्थापित कर लिए जिसकी वजह जहाँ से वो छपाई का काम करने लगे थे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी, यानी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होने लगे थे। 1764 में जानके वहाँ के जो है किसी व्यक्ति का नाम है, जानके ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगर हम बात करें स्पिनिंग जेनी क्या, तो देखो साइड में लिखा हुआ है स्पिनिंग जेनिंग एक ऐसी मशीन जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, यानी एक साथ कई सारे काम किए जा सकते थे, तकलियों पर बहुत सारा काम किया जा सकता था। अब आगे 1764 में जानके ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई, यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्क राइट ने
वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। एक्चुअली जब वाष्प इंजन का जब आविष्कार हो गया तो उसके साथ हुआ क्या कि सूते कपड़े की जो बुनाई थी वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगी और बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम लागत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। देखो, इतना सब होने के बाद भी भारतीय कपड़े जो थे उसका दुनिया के बाज़ारों पर बहुत ज़्यादा दबदबा था, यानी बहुत ज़्यादा जो है व्यापार बहुत ज़्यादा होता था भारतीय कपड़ों का। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने, डच मीन्स यहाँ पे जैसे नीदरलैंड जो है उसकी बात कर रहा है, फ्रेंच यानी फ्रांस, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से, और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। मुनाफा आप समझ ही रहे हो, यानी कि कम लागत पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलना या बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होना, मुनाफा। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। देखो, हमने जब पढ़ा था कि बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध से के बाद हुआ था कि बंगाल में जो इंग्लिश कंपनी यानी जो कंपनी थी उसका शासन हो गया था। जब उसका शासन हो गया तो वो राजस्व वसूलने और सब कमाने का उसको अधिकार मिल गया था, जिसकी वजह से उसे इंग्लैंड से भी चांदी नहीं लानी पड़ती थी, उसको यहीं से टैक्स के रूप में चांदी मिल जाती थी और वो उसी चांदी का प्रयोग कपड़ा खरीदने में करते थे, जिसकी वजह से उनको डबल फ़ायदा होता था। उनको अपनी चांदी भी नहीं देनी पड़ती थी, उनको कपड़ा भी मिल जाता था। अब इसके बाद बात करते हैं बुनकर कौन थे, यानी बुनाई करने वाले वो कौन थे। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी उस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के सालेवा, कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको बुनकरों की बात आए तो हमको कुछ बुनकरों के नाम याद रखने हैं, जैसे बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, तो हमको यहाँ पे बात करनी है। तांती, जुलाहे, साले, देवांग समुदाय सब थे जो बुनकरी के लिए फेमस थे। बुनकरी में जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था, यानी सबसे पहले सूत काटा जाता था, ये कपड़ा बनाने का सबसे पहला स्टेप होता था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। तकली होती थी जो लकड़ी की, तो लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़ा बुनते थे। पहले क्या होता था, सूत काटा जाता था, उसको तकली में लपेटा जाता था, और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता था तो उसके बाद कपड़े बुनने का कार्य स्टार्ट होता था। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। रंगरेज होते जो कपड़ा रंगने का काम करते थे, यानी जो धागे को रंग देते थे। इसलिए जब रंगीन कपड़ा बनाना होता था तो रंगीन धागे का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि सूत काटने का काम महिलाओं के जिम्मे होता था और कपड़ा बुनने का काम पुरुषों के जिम्मे होता था। अब आगे, छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो हमने इतना देख लिया कि भारतीय बुनकर कौन थे, उसमें कौन कौन से समुदाय आते थे, सूत काटने का काम किसके जिम्मे रहता था और कपड़ा बुनने का काम किसके जिम्मे रहता था। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज जो है कपड़े के धागों को रंग देते थे, और छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। तो इस तरीके से कपड़ा पूरी तरह से तैयार होता था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि भारतीय कपड़े का पतन। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि भारतीय कपड़े जो पूरे यूरोपीय में कितना ज़्यादा उनका जो है व्यापक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब देखते हैं धीरे धीरे उनकी जो है पतन कैसे हुआ, यानी कि उनको जो प्रसिद्धि थी वो धीरे धीरे खत्म कैसे हुई। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े।
यानी जब ब्रिटेन में सूती कपड़े उद्योग लग गए, वहाँ पे कारखाने लग गए कपड़े बनाने के, कपड़े बुनने के, तो उससे भारतीय व्यापारियों पर, उस भारतीय उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो भारत में जो कपड़ा का उत्पादन करते थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा? अब भारतीय कपड़े, पहला देखो प्रभाव क्या था। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। पहला हो गया कि हमको ब्रिटिश जो वहाँ पे जो कपड़े बनते थे और भारतीय कपड़ों, दोनों के बीच में क्या हुआ? कंपटीशन हो गया। पहले ऐसा था नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में कपड़े बनते नहीं थे, भारतीय कपड़ों की डिमांड थी, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। दूसरा पॉइंट क्या था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इसमें एक्चुअली होता क्या, सीमा शुल्क यानी जब कोई भी कपड़ा या कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश में जाती है तो देश क्या करता है? सीमा शुल्क लेता है। तो इसमें जब सीमा शुल्क बढ़ता जाता है तो जो लागत होती है, जो मूल्य होता है, वो उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का मूल्य भी बढ़ता जाता है। अगर सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट का मूल्य और ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो हमारे ये दो मुख्य बिंदु थे। पहला था कि यूरोप और अमेरिका में इंग्लैंड के कपड़ों से भी कंपटीशन करना पड़ता था, और दूसरी चीज़ ब्रिटिश सरकार ने इतना ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया था कि उनकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, यानी उनका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से वो महंगे बिकने लगे थे, तो लोग खरीदना कम कर दिए। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। एक्चुअली हमने ये पढ़ा कि 18वीं सदी तक तो भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन 19वीं सदी की जब शुरुआत आई, अगर 19वीं सदी की शुरुआत में से अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 1801 से, यानी इससे यहाँ पे 19वीं में से ये नहीं हो, आपको 1901 नहीं करना है, 1801 से, तो ये हमारा हो जाएगा 19वीं सदी। हमको ये ध्यान रखना, 19वीं सदी। अब आगे, इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, यानी सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए बंगाल के बुनकर हुए। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने माल खरीदने, यानी भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए, और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। एक्चुअली हुआ क्या, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारत से माल ही खरीदना बंद कर दिया, और जब माल खरीदना बंद कर दिया तो उनको जो पैसा मिलता था, यानी जो एजेंट उनको तय करते थे कि जैसे गांव में बोलते बयाना जो मिल जाता था, तो वो चीज़ उनको धीरे धीरे पेशगी, यानी कि पहले से पैसे देना, वो कि एक फिक्स हो जाता था कि हम आपसे इतना खरीदेंगे, इसके लिए इतने पैसे, तो वो सब मिलना बंद हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बुनकरों की बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और वो इससे बचने के लिए सरकार से गुहार भी लगाते रहे, सरकार से बोलते भी रहे। अब इसमें आगे देखो क्या लिखा है, एक स्रोत है कि हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 1200 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, यानी कि भारत की कंपनी सरकार को जो एक पत्र मिला जिसमें 1200 बुनकरों की तरफ से कुछ कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हर कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग ख़त्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखों मर जाएंगे। यानी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी भारतीय बुनकरों की कि उनको पेशगी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। उत्पादन ना होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। देखो इसमें एक शब्द आया औरांग। औरांग मीन्स क्या होता था? औरांग एक फारसी भाषा का शब्द है जिसको गोदाम बोलते हैं। गोदाम में होता क्या था कि जो भी चीज़ बिक्री के लिए होती थी पहले उनको वहाँ पे रखा जाता था, इसलिए उसको औरांग बोलते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब होती गई।
जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपना आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गए। हमने पहले ये बात की थी कि जो सूत काटने के लिए महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती थी सूत काटने का, और कपड़ा बुनने का काम पुरुष करते थे। तो हुआ क्या कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में, यानी अभी तक क्या था कि भारतीय प्रोडक्ट यानी भारतीय कपड़े यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा थे। अब इसके विपरीत स्थिति हो गई कि भारतीय बाज़ारों में ब्रिटेन के बने कपड़े बहुत ज़्यादा आ गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ब्रिटेन के कपड़े बहुत ज़्यादा आ गए, वो मशीन के बने हुए थे, तो उनकी लागत भी कम होती थी, तो लोग उनको ज़्यादा खरीदने लगे। तो देखो क्या कह रहे हैं, भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना हुआ था, यानी 3 में से 2 हिस्से ब्रिटेन के बने कपड़े होते थे। तो इससे बुनकरों की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के पास बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से भारतीय हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन प्रभावित हुई थी। अब आगे, आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया। 1831 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। एक्चुअली हुआ क्या कि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया तो उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि लोग जो है भारतीय कपड़े ही पहने, और भारतीय यानी सूत के जो तैयार है कपड़े उनको पहने। अब उसके बाद आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। इनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए। कुछ लोगों के पास, जिनके पास खेती थी या अन्य साधन थे, तो वो अपना खेती करने लगे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, कुछ जो बुनकर थे वो शहरों की तरफ चले गए, और बहुत से देश के बाहर अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। कुछ लोग देश के बाहर भी चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, यानी अब जो मौजूदा समय में जिसे मुंबई बोला जाता है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। तो इस तरीके से भारतीय बुनकर विदेश भी चले गए, शहर भी चले गए, और कुछ अन्य जगहों पर भी चले गए। अब इसके बाद सूती कपड़ा मिलों का उदय, इसको भी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।